ये एक द्वीप समूह है जिसे उगते हुए सूरज की जमीन कहा जाता है। जापान धरती की ज्वालामुखीय गहराइयों से जन्मा ये देश लगभग 7,000 आइलैंड्स का विशाल समूह है। दक्षिण की तरफ ये ट्रॉपिकल मौसम की गर्मी में नहाता है, जबकि उत्तर की तरफ बर्फ की चपेट में रहता है। इन दो चरम सीमाओं के बीच कुदरत यहाँ खूब पनपी है और जीवों की इसी बेजोड़ विविधता के बीच जानवरों ने भी अनूठा रवैया विकसित किया है। जापानी लोग कुदरत के लिए इतनी गहरी श्रद्धा रखते हैं कि वो हर जिंदा चीज में आत्मा और चेतना होने की बात मानते हैं। सड़कों, कस्बों, एक्सप्रेसवेज और शहरों ने पूरे जापान को बदल कर रख दिया है। इस बदलाव के चलते जानवरों को हमेशा खुद को ढालना पड़ता है। इस हकीकत की मजबूरी को देखते हुए कि वो आइलैंड्स पर रहते हैं, ज्यादातर जानवर उन ठिकानों को तलाश रहे हैं जो अब तक उनके लिए बचे हुए हैं, जबकि बाकी के जानवर इंसानी दुनिया में मौजूद छोटी छोटी जगहों का फायदा उठाने लगे हैं। जो उनमें सबसे ज्यादा हिम्मत वाले हैं, वो अंधेरी रात में शरण लेते हैं और इस तरह एक नई जंगली दुनिया बनाते हैं। जब भी उनके इलाके बदलते हैं, वो माहौल में ढलने के नए तरीके खोजते हैं और जब उनके खोजे तरीकों की नकल अगली पीढ़ी करती है, तो इससे पूरी प्रजाति के विकास की रफ्तार तेज हो जाती है। जापान, द न्यू एनिमल किंगडम। बसंत आ गया है, जो जापान में रंगों की बहार लेकर आया है। महीनों तक सुस्त पड़े रहने और शीत निद्रा के बाद जीवित दुनिया दोबारा अपनी ताकत हासिल कर रही है। कुदरत अपनी खूबसूरती बिखेर रही है और नवजात बच्चों के जन्म के साथ जानवरों की आबादी बढ़ रही है। एक संतान जिसे सिखाना और पालना होगा। उसका भविष्य क्या होगा? बंदर, हिरण, रैकून डॉग्स, गिलहरियां। जापान में हर जानवर का एक दूसरा रूप होता है, जो एक ऐसी दुनिया में रहता है जिसे हम देख नहीं सकते। इन सब में सबसे रहस्यमय है लोमड़ी। बाकी दुनिया में भले ही ये एक आम जानवर हो, लेकिन जापान में इसे एक खास हैसियत हासिल है। जापानी कल्चर में लोमड़ी सिर्फ एक आम जानवर नहीं है। वो मानते हैं कि ये आधा जानवर आधा जिनी जैसा जादुई जीव है जो रूप बदल सकता है, असली और आध्यात्मिक दुनिया के बीच सफर कर सकता है, जहां वो इंसानों के साथ छल करता है और उनकी किस्मत के साथ छेड़छाड़ करता है।
ये बच्चा अभी बहुत छोटा है। ये अपने भाई बहनों में इकलौता जिंदा बचा हुआ है। लोमड़ियों के नवजात बच्चों में से 80% अपने पहले साल में ही बीमारी, खाने की कमी या शिकारियों के हत्थे चढ़ने की वजह से मर जाते हैं। जब ये बच्चा अपनी खुद की जगह तलाश करने निकलेगा तो उसे अपनी प्रजाति की जन्मजात अक्लमंदी और जबरदस्त चतुराई की जरूरत पड़ेगी ताकि ये अपनी राह खोज सके। इसकी मां का इलाका होन्शु में है, जो जापान के मुख्य द्वीपों में सबसे बड़ा है। उसने डाइजन ओकी नेशनल पार्क में एक संरक्षित क्षेत्र में अपना घर बना लिया है। कई महीने बीत चुके हैं। बच्चा अब काफी बड़ा हो गया है। उसकी मां ने बच्चों के एक और झुंड को जन्म दिया है। ये उसके लिए इशारा है कि अब उसे यहां से जाना होगा और अपने छोटे भाई बहनों के लिए जगह छोड़नी होगी। हर लोमड़ी जानती है कि एक ही इलाके में खाने के लिए ज्यादा मुंह हो तो ये खतरे की घंटी है। उसे अब सफर पर निकलना होगा। ऐसी जगह तलाशनी होगी जिस पर कोई और नर दावा ना कर चुका हो, और अगर किस्मत साथ दे तो एक मादा भी। फिर वो अपने बच्चों को जन्म देंगे, उनका लालन पालन करेंगे और इस दुनिया के खतरों से उनकी हिफाजत करेंगे। ये नदी उस इलाके की सरहद है जहां वो अब तक पला बढ़ा है। एक बार इसे पार कर लिया तो फिर वापसी का कोई रास्ता नहीं होगा। हमारा युवा लोमड़ इस सफर पर अकेला नहीं है। अपनी मां से सीखे हुए जिंदगी जीने के बुनियादी हुनर वो अपने साथ लेकर जा रहा है। जमीन खोदकर खाना निकालना, लार्वा, घोंघे और पेड़ों से गिरे फलों पर गुजारा करना। हर गंध को पहचानना, हर आवाज को पकड़ना, हर निशान को पढ़ना। इसकी नाक बहुत तेज है और अगर ये नाक धोखा नहीं दे रही है तो यहां भी एक नया जन्म हुआ है। रुकने का कोई सवाल ही नहीं है। हर किसी का अपना इलाका होता है। यहां उसे सिर्फ गुजरने के लिए रास्ता मिल पाएगा। जानवरों की स्वाभाविक आदत होती है अपनी प्रजाति को आगे बढ़ाना। हालांकि लोमड़ी का परिवार दुनिया भर में फैला हुआ है। अपने लिए इलाका खोजने से पहले इस युवा लोमड़ को लंबी यात्राएं करनी पड़ सकती हैं, जब तक कि वो किसी इलाके को जीतने के लिए जंग ना लड़ ले। सूरज ढलने के बाद जब दिन में सक्रिय रहने वाले जानवर अपने बसेरों में लौट जाते हैं, तब भी हमारा युवा लोमड़ बिना किसी ठिकाने के भटक रहा है। यहां कुछ भी जाना पहचाना नहीं है, सिर्फ अजनबी आवाजें और अनजान गंध है। लोमड़ी का सफर उसे चुगोकू पर्वत श्रृंखला की ढलानों तक ले आया है। उगते चांद की हल्की रोशनी में रात में भटकने वाले जानवरों के शोरगुल के बीच एक अजीब जीव चट्टानों पर रेंग रहा है। एक सैलामेंडर। ये प्रजाति दुनिया में और कहीं नहीं मिलती, जापान के ऊंचे पहाड़ों की नदियों के अलावा। ये धरती का सबसे बड़ा उभयचर यानी एम्फीबियन है। जापान में ये 1.5 मीटर तक लंबे और 30 किलो तक भारी हो सकते हैं।
इसके पूर्वज 17 करोड़ साल पहले अस्तित्व में आए थे। हजारों सालों के विकास ने इन्हें एक अर्धजलीय जीव बना दिया है जो 50 सालों तक जिंदा रह सकता है। हर शाम ये बड़ा सा जानवर अपनी निष्क्रियता से बाहर आता है। भूख से व्याकुल अपने लहराते शरीर को ये बस एक ही मकसद से खोलता है, शिकार करने के लिए। जापान में ये उभयचर न केवल नदियों और झरनों में पाया जाता है, बल्कि उन कहानियों में भी जीवित है जहां वीर सामुराई विशाल सैलामेंडरों से युद्ध करते हैं। जब शिकार खोजने की बात आती है, ये तजुर्बेकार मादा बगैर थके किसी मशीन की तरह लगी रहती है। इसके भूरे और काले धब्बों वाली त्वचा इसे नदी की तलहटी में पूरी तरह छुपा देती है, जिससे ये बेहद बारीकी से खाने की तलाश कर पाती है। इसकी न आंखें होती हैं न कान, लेकिन ये मामूली कंपन तक को महसूस कर सकती है, जिससे इसे आसपास की हर हलचल का पता चल जाता है। धीरे धीरे ये अपने लक्ष्य के करीब पहुंचती है, जब तक कि सही दूरी तक ना पहुंच जाए। शिकार इसके दांतों की दोहरी कतार की पकड़ से बच नहीं सकता। अपने आसपास के परिवेश में घुल मिल जाने की इसकी काबिलियत इसे एक निडर योद्धा बनाती है, लेकिन यही इसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी है। ये दिखने में चाहे जितनी भयानक लगे, असल में ये एक ऐसा दैत्य है जिसकी बुनियाद कमजोर है। इसकी झिल्लीदार त्वचा जिससे ये सांस लेती है, इसे पानी में मौजूद जहरीले तत्वों के प्रति बेहद संवेदनशील बनाती है। अपने सीमित परिवेश की कैदी ये सैलामेंडर उन्हीं ऊंचे पहाड़ों के बीच जिंदगी जीती है और मर जाती है उसी नदी में जिसमें उसने जन्म लिया था। हमारा युवा लोमड़ फिर से एक बार अपने सफर पर निकल पड़ा है। बिना अपने इलाके के वो ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह पाएगा। तीन टेक्टोनिक प्लेटों के संगम पर शान से खड़ा माउंट फूजी एक पवित्र ज्वालामुखी है, जिसकी ऊंचाई 3700 मीटर से भी ज्यादा है। यह इस बात का जीता जागता सबूत है कि जापान आग की धरती है। यहां की मिट्टी जो हजारों सालों के विस्फोटों से लगातार नई होती रही है, धरती की कोख से निकले खनिजों से भरपूर है। ये उपजाऊ है, समृद्ध है, संभावनाओं से भरी हुई है। ये एक अच्छी जगह हो सकती है। घनी झाड़ियां, आसपास किसी वयस्क नर लोमड़ी की गंध नहीं। यहां लोमड़ी के बच्चों की तीखी गंध आ रही है। लेकिन यहां कुछ अजीब भी है। जब आंख और कान काफी ना हो, तो जमीन की हलचल को सुनने के लिए पंजों का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है। जिस लोमड़ी के बच्चों की गंध उसने महसूस की थी, उनकी माँ एक तरफ थी और बच्चे दूसरी तरफ। लेकिन अब हर चीज पर मेटल की गंध हावी हो चुकी है। हर नई सड़क, हर नई संरचना के साथ इंसान सिर्फ जगह ही नहीं बदलते, बल्कि जानवरों के सुनने और सूंघने की पहचान वाली जगहों का नक्शा भी बदल देते हैं, जिनका इस्तेमाल जानवर अपनी दुनिया को समझने के लिए करते हैं।
युवा लोमड़ की माँ ने उसे सब कुछ नहीं सिखाया। बहुत कुछ ऐसा है जो उसे खुद ही सीखना होगा। जब ज्ञान पर्याप्त ना हो तब एक ही चीज सहारा बनती है, इंस्टिंक्ट। हिरण भाग रहे हैं। संदेश स्पष्ट है, इस दुनिया को पार मत करो, घूम कर निकल जाओ। लेकिन किस दिशा में और कितनी दूर तक? रात फिर से ढल चुकी है। ये खाना तो नहीं लाई, लेकिन कम से कम एक धीमी आवाज सुनने और दूर टिमटिमाती एक अजीब रोशनी देखने का मौका जरूर दे रही है। ये कौन से जीव हैं जो रात को दिन में बदल सकते हैं? टोक्यो धरती के सबसे बड़े शहरों में से एक है। इसकी 3 करोड़ 75 लाख की आबादी इसे दुनिया का सबसे घना शहर बनाती है। जापान के शहर अब देश के 20% हिस्से पर फैल चुके हैं और लगातार उन जंगलों और कुदरती इलाकों को निगल रहे हैं जो जानवरों के लिए आखिरी पनाह थे। ये शहर इतनी तेज रोशनी पैदा करते हैं कि यहाँ रात में पूरी तरह अंधेरा होना लगभग नामुमकिन हो गया है। एक छाया फुर्ती से सरकती है, चालाक और जिज्ञासु। ये लोमड़ी जैसा स्तनपाई केवल एशिया में पाया जाता है, जो रैकून डॉग के नाम से जाना जाता है। जापान में इसे तनुकी कहा जाता है और कोई भी इसे कभी पालतू नहीं बना पाया है। तनुकी आमतौर पर एक ही पार्टनर रखते हैं और छोटे पारिवारिक समूहों में रहते हैं, जिनका नेतृत्व अक्सर पिता करता है। वो अपने झुंड को अलग अलग आवाजों के इशारों के जरिए निर्देश देता है, जिनमें से हर एक में कोई खास हुक्म या हिदायत होती है। इस परिवार ने टोक्यो के एक उपनगरीय स्टेशन को अपने खास इलाके के रूप में कब्जा लिया है। और भले ही जापानी लोग सफाई के लिए मशहूर हैं, फिर भी जानबूझकर या अनजाने में वो हमेशा कुछ खाने पीने की चीजें पीछे छोड़ देते हैं। अपने कुदरती घर से बेदखल किए जाने के बाद तनुकी ने गुजरती ट्रेनों की आवाज और हलचल के साथ रहना सीख लिया है। तनुकी ना तो महान शिकारी होते हैं और ना ही लड़ाकू। वो सीधे साधे शांत स्वभाव के जीव होते हैं। समय के साथ शहरों के विकास और फैलाव के बीच कभी जंगलों में बसने वाले तनुकी ने खुद को बदल लिया है। अब वो जो कुछ भी उसके पंजों में आ जाए उसे खाने में माहिर हो चुका है। कमाल की होशियारी और गजब की याददाश्त से संपन्न इस परिवार के मुखिया ने गुजरती ट्रेनों के बीच के अंतराल को भांपने की कला सीख ली है। और इसी वजह से पूरा परिवार उसके हुक्म का इंतजार करता है, ट्रेनें गुजरने के बीच सुरक्षित रूप से रास्ता पार करने के लिए। जैसे ही परिवार का कोई सदस्य कोई नई चीज देखता है, एक हल्की सी सिसकी बाकी सबको सतर्क कर देती है। वो देखो, एक 2 पैरों वाला जानवर एक थैला पकड़े आगे बढ़ रहा है। तनुकी डॉग्स के परिवार का इकलौता सदस्य है जो हाइबरनेशन में जाता है।
यानी सर्दियों में लंबी नींद लेता है। गर्मियों का अंत आ रहा है और ठंड के मौसम से पहले शरीर में ज्यादा से ज्यादा चर्बी जमा करनी होगी। बिना पेट भरे हाइबरनेशन का सवाल ही नहीं उठता। एक और ट्रेन आ रही है। पिता फिक्रमंद है। उनके बच्चों में से एक उस 2 पैरों वाले जानवर के पीछे चला गया है। इतना बड़ा खतरा उठाने की उसके पास जरूर कोई वजह होगी। क्या देखा है उसने? वो इंसान अपना थैला पीछे छोड़ गया है और उससे बेहद लजीज महक आ रही है। वो रहा खाई में। अपनी पहल पर निडर युवा तनुकी बाकी परिवार को इशारा देता है कि यहां खाना है। महक बहुत लुभावनी है। पूरा परिवार उसके पास आ जाता है। छोटे तनुकियों ने बड़ा जोखिम उठाया है। फिर क्यों रुकना? ये नियम तोड़ना है या हालात के हिसाब से बदलना? जब तनुकी परिवार ने जंगल छोड़कर इस स्टेशन के पास बसने का फैसला किया था तो पिता ने बड़ी हिम्मत दिखाई थी। अब उसके बेटे भी नए प्रयोग कर रहे हैं, जैसे जोखिम उठाने की ये क्षमता उनके जीन्स में पहले ही समा चुकी हो। वैज्ञानिकों ने प्रजातियों के विकास में आई तेजी को स्टडी किया है। महज 50 सालों में जंगली जानवरों के नए माहौल के मुताबिक अपने रवैये को बदलने की क्षमता 4 गुना बढ़ गई है। यह साबित करता है कि हर नई सीख अगली पीढ़ी तक पहुंचाई जाती है। जापान में रात कुछ अनजाने मेहमानों को छुपाए रखती है, जिनकी चुपचाप मौजूदगी को कभी कभार चांद की रोशनी जाहिर कर देती है। ये छोटे से जानवर रात की जिंदगी के लिए पूरी तरह ढले हुए हैं। कम रोशनी के लिए बनी इनकी आंखें इन्हें अंधेरे में देखने की अद्भुत क्षमता देती हैं। बिना हिले डुले बैठी जापानी ड्वार्फ फ्लाइंग स्क्विरल अपने आसपास का जायजा लेती है। कुछ तीखी चेतावनी भरी पुकारें गूंजती हैं और हर कोई सतर्क हो जाता है। वो फिर से स्थिर हो जाते हैं। दुश्मन पास के पेड़ से नजर रखे हुए है। उसे पता है कि गिलहरी ने उसे देख लिया है। हरकत करने का कोई फायदा नहीं। जब तक उल्लू अपने पंख फैलाएगा, गिलहरियां पहले ही ओझल हो चुकी होंगी। बेहतर है कि इंतजार किया जाए। खुद को बेवजह थकाने का कोई मतलब नहीं। आज रात जमीन पर रहने वाले जानवरों को उराल उल्लू से डरने की जरूरत होगी, क्योंकि ये पक्षी तो एक लोमड़ी तक को उठा ले जाने की ताकत रखता है। हमारे लोमड़ के पास उड़ने वाली गिलहरियों जैसी क्षमताएं नहीं हैं, जो दिन की तरह रात में भी साफ देख सकती हैं। लेकिन कुदरत ने इसकी प्रजाति को एक खास ताकत दी है। आंखों के पिछले हिस्से में मौजूद एक झिल्ली, जो कम रोशनी में प्रकाश को रिफ्लेक्ट कर रात के अंधेरे में देखने की क्षमता को बढ़ा देती है। इस विशेषता की बदौलत लोमड़ियां धीरे धीरे अंधेरे की आदी हो सकती हैं और तनुकी की तरह खुद को ढाल भी सकती हैं।
जापान में गर्मियों के मौसम में दुनिया का सबसे खूबसूरत जुगनुओं का नाच देखने को मिलता है। यहाँ जुगनू अब भी उड़ रहे हैं। यह इस बात का इशारा है कि यहाँ का माहौल अब भी स्वस्थ है। बायोल्यूमिनेसेंस एक ऐसा इशारा है जो अंधेरी रात में नर और मादा को एक साथ लाने का काम करता है ताकि वो प्रजनन कर सके। शायद यही वजह है कि जापान में जुगनू प्रेम कहानियां कहने वाले कवियों के लिए प्रेरणा बनते हैं। लेकिन आजकल आर्टिफिशियल लाइटिंग उनके जीवन चक्र में बाधा डाल रही है। शहरों के बाहरी इलाकों में रातें अब उतनी अंधेरी नहीं रही और कई जुगनू कभी स्ट्रीट लाइट को तो कभी चमकते हुए नियॉन साइन बोर्ड्स को अपने साथी का इशारा समझने की भूल कर बैठते हैं। पतझड़ का मौसम। सितंबर दिन और रात को समान भागों में बांट देता है। झड़ते हुए पत्ते मिट्टी को पुनर्जीवित करने के लिए जरूरी मिनरल्स देते हैं। जापान में पतझड़ के मौसम की अपनी एक अलग दुनिया है। नारा शहर के बाहरी हिस्से में मौजूद कासुगायामा जंगल। इस जंगल में पतझड़ का मौसम वो वक्त है जब आत्माएं भौतिक और आध्यात्मिक संसार के बीच यात्रा करती हैं और जिंदा प्राणियों के बीच घुल मिल जाती हैं। हिरण और हिरनियों के लिए ये मिलन का मौसम भी है। ऐसा कहा जाता है कि जब दुनिया की शुरुआत हुई तब बिजली के देवता एक पंखों वाले हिरण की सवारी करते हुए इस पहाड़ी पर आए थे, पुरानी राजधानी की हिफाजत करने के लिए। तभी से हिरण देवताओं के मैसेंजर माने जाते हैं। वो इंसानों और जंगल को आपस में जोड़ते हैं। उस प्राचीन समय से लेकर आज तक इस पहाड़ी पर बिजली के देवता का बनाया गया एक मंदिर है जहां ये हिरण आजाद ढंग से घूम सकते हैं। पहाड़ी पर बना हुआ ये मंदिर एक प्रतीक है, एक पवित्र जगह है जहां वो सपना साकार होता है जिसमें इंसान और जानवर सद्भाव से रहते हैं। जापानी संस्कृति में इंसान कुदरत के आगे नतमस्तक होता है। वो उसे तुच्छ नहीं समझता, ना ही उस पर हावी होता है। वो उसकी ताकत को स्वीकार करता है और उसके अस्तित्व को सम्मान देता है।
लेकिन समय के साथ ये पहाड़ी मंदिर वो जगह भी बन सकता है जहां ये सद्भाव वाला ख्वाब एक बुरे सपने में बदल जाए। सम्मान पाने और खाना मिलते रहने से हिरणों की आजादी छिन रही है। आजकल ये हिरण शहर की गलियों में भटकते हैं, जहां ना तो वो आम जीवन जी सकते हैं, ना ही इंसान। कभी खुद का खाना खुद ढूंढ सकने के काबिल ये जानवर अब इंसानों पर निर्भर हो गए हैं। वो एक ऐसी हालत में फंसे हुए हैं जो न पूरी तरह जंगली है, न पूरी तरह पालतू। नारा के हिरणों के लिए अब अपनी पुरानी जिंदगी में लौटने का कोई रास्ता नहीं बचा। हमारा छोटा लोमड़ पतझड़ से बच निकला। वो अब भी उन जगहों से भाग रहा है जहां ना उसे कोई अपना इलाका मिला, ना कोई साथी। अब वो द्वीप के उत्तरी किनारे पर है, जापान का वो इलाका जहां बर्फ और ठंडी हवाओं का राज चलता है। अगर यहाँ कुछ और जानवर मौजूद हैं, तो इसका मतलब है कि जीना मुमकिन है। हिरण बर्फ के नीचे छिपी घास चरते हैं, वो पेड़ों की छाल भी खाते हैं। रही बात चीलों की, तो उनसे बचना ही बेहतर है। उनकी उड़ान पर नजर रखना जरूरी है। यहाँ एक ऐसा बोल है जिसका चील भी कुछ नहीं बिगाड़ सकते। बर्फ के नीचे सरपट भागते हुए ये छोटे जीव सोचते हैं कि वो अकेले हैं, मगर सच तो ये है कि बर्फ उनकी हर हलचल की आवाज को और ज्यादा बढ़ा देती है। लोमड़ी को बस सही वक्त पर झपटना है। ठंड के मौसम में ये धीमे हो जाते हैं। बर्फ सिर्फ शिकार की आवाज को ही नहीं बढ़ाती, बल्कि उसकी मौजूदगी के निशान भी दिखाती है। महज सूंघने भर से यह पता लगाया जा सकता है कि यहां से कौन सा जानवर गुजरा है। लेकिन ये शिकार की गंध नहीं है। इसकी सच्चाई जानने के लिए आवाज लगानी होगी। वो देखो, उसकी नाक ने धोखा नहीं दिया। लेकिन युवा लोमड़ की पुकार बेकार जाती है। माता लोमड़ी उसे देखकर अनदेखा कर देती है। इतना ही नहीं, वो उसे ये दिखाने की कोशिश करती है कि उसके पास भरपूर खाना है। उसे ना तो किसी शिकारी की जरूरत है, ना ही किसी पर निर्भर रहने की। फिर वो आराम से बैठ जाती है, जैसे उसे अपने पास आने का न्योता दे रही हो।
लोमड़ियों के बीच मिलन एक तरह की नजदीकी लड़ाई की शक्ल ले लेता है, जिसमें फुर्ती, ताकत और हिम्मत की परख होती है। अब अनदेखा करने का नाटक करने की बारी उसकी है, इस उम्मीद में कि वो खुद उसके पास आएगी। लोमड़ियों की दुनिया में फैसला मादा का होता है। वही इलाके पर हक जताने के लिए अपनी तेज कस्तूरी जैसी गंध छोड़ती है। रात होते होते एक नया जोड़ा बन चुका है। अब वो साथ मिलकर इलाके में घूमते हैं। हमारे युवा लोमड़ को इस पूरे इलाके के बारे में सब कुछ सीखना होगा। सबसे जरूरी बात, मादा लोमड़ी को उसे ये दिखाना होगा कि उसने अपना खाना कहाँ छुपा रखा है। वो मछली के टुकड़े जो इंसानों ने फेंक दिए थे। ये एक मछली पकड़ने वाला गांव है जिसे बर्फीले मौसम में खाली कर दिया जाता है। ये जोड़ा इस जगह को हिरणों के एक झुंड के साथ साझा कर रहा है। कुछ हिरणों के शरीर पर इंसानों की मौजूदगी के निशान हैं, अनगिनत भटकने और खाना खोजने के दौरान मिले घाव। लोमड़ियां और हिरण दोनों ही इंसानों की गैर मौजूदगी का फायदा उठा रहे हैं और कुछ वक्त के लिए इस बर्फीली जमीन पर फिर से जंगल की आत्मा लौट आई है। जापान के प्राचीन धर्मों में हिरण के सींग जिंदगी के पेड़ का प्रतीक माने जाते हैं। हर साल सींगों के गिरने और नए उगने की प्रक्रिया को विकास और पुनर्जन्म के चक्र का प्रतीक समझा जाता है। मछली पकड़ने वाले इस गांव में, जो थोड़े वक्त के लिए जंगली बना है, हिरण और लोमड़ियां बिना किसी भेदभाव के दिन और रात की सीमाएं पार कर रही हैं। आने वाली सर्दी के आखिर में जब बसंत लौटेगा और उसके साथ बर्फ पिघलेगी तो इंसान भी वापस आ जाएंगे और तब इन जानवरों को यहाँ से हटना होगा। लेकिन फिलहाल ये जगह सिर्फ उनकी है। एक इससे भी ज्यादा ठंडी जमीन है जहाँ तापमान 0 से 10 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। होक्काइडो, दुनिया के आखिरी छोर पर बसा एक द्वीप, एक ऐसी जमीन जो बर्फीले समंदर की चट्टानी उथल पुथल में डूब रही है। समंदर की गहराइयों में एक दूसरे से टकराते हुए दो विपरीत धाराएं बहती हैं। पश्चिम की तरफ से साइबेरिया से ठंडी और गहरी धारा आती है जो दक्षिण से बहकर आने वाली गर्म लहरों से मिलती है। इस अशांत पानी में प्लैंकटन और पानी के नीचे का जीवन तेजी से पनपते हैं, जिससे हजारों मछलियां आकर्षित होती हैं। यही भरपूर मछलियां जापानी मछुआरे तब अपने जाल में समेटेंगे जब बर्फ पिघलने लगेगी। और यही मछलियां दुनिया के छोर पर बसे इस द्वीप को एक विशाल शिकारी पक्षी का साम्राज्य बनाती हैं, व्हाइट टेल सी ईगल। मछली पकड़ने में माहिर ये ईगल समंदर किनारे लटके पेड़ों पर अपने घोंसले बनाना पसंद करते हैं, जहां से उन्हें पूरे समंदर का नजारा देखने को मिलता है। सफेद चोंच वाले ईगल का जोड़ा जिंदगी भर साथ रहता है। ये फरवरी का महीना है। सर्दी का मौसम अपने चरम पर है।
यानी ये प्रजनन का समय है। एक लंबा इंतजार शुरू होता है जिसके दौरान घोंसला तैयार किया जाता है। जल्द ही उनके अंडे फूटेंगे, जल्द ही बर्फ पिघलेगी और समंदर कैद से आजाद होकर नवजात चूजों को खिलाने के लिए खाना मुहैया कराएगा। इस बीच आसपास की निगरानी करना समझदारी होगी। ये पक्षी यहाँ साल भर रहते हैं, लेकिन इस मौसम में एक और तरह का ईगल भी यहाँ सफर करके आता है, जिसकी निगाहें भी आने वाले खाने के भंडार पर टिकी होती हैं। रूस से समंदर पार कर आने वाले ये खाना बदोश आक्रमणकारी, जिन्हें स्टेलर का सी ईगल कहा जाता है, अपनी सफेद पूंछ और कंधों की वजह से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। एक सफेद पूंछ वाले ईगल के लिए बड़ा और ताकतवर होना फायदेमंद है, लेकिन इससे भी जरूरी यह है कि कभी पीठ ना फेरें या इससे भी बुरा अपना घोंसला खाली ना छोड़ें। इसलिए जब मादा घोंसले की रखवाली करती है, नर आसपास के आसमान में गश्त करता रहता है। स्टेलर ईगल अपने सफेद कंधों के अलावा अपनी बड़ी सी चोंच के आकार से भी पहचाना जाता है, जो बेहद पीली होती है, और उसके पंजों का तो जिक्र ही क्या करें, जो स्टील की पकड़ की तरह ताकतवर और मजबूत होते हैं। पतली लेकिन ज्यादा धारदार सफेद पूंछ वाले ईगल की चोंच इतनी तेज होती है कि वो एक सैमन मछली को दो हिस्सों में काट सकती है। दोनों पक्ष समान रूप से हथियारबंद हैं, इसलिए वे आमतौर पर एक दूसरे को परखना पसंद करते हैं। बसंत जल्द ही आने वाला है, लेकिन फिलहाल मछलियां अब भी बर्फ के नीचे कैद हैं और ज्यादातर पहुंच से बाहर हैं। हालांकि कुछ जगहों पर बर्फ में दरारें बनने लगी हैं, जो आने वाले बदलाव का इशारा दे रही हैं। सफेद पूंछ वाला नर ईगल सावधान है और स्टेलर का ईगल भी उसे बारीकी से देख रहा है। कौन पहले हमला करेगा? जैसे ही पिघलती बर्फ से आजाद हुए पानी में एक चांदी जैसी चमकदार मछली दिखती है, झपट्टा मारने का वक्त आ जाता है। इस बार सफेद पूंछ वाला नर ईगल सबसे तेज निकलता है। महीनों तक उठाई परेशानियों के बाद सर्दियों के महीनों में जमी हुई सैमन का मांस उसके लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन कामचटका और साइबेरिया के समंदर किनारों से लंबी उड़ान के बाद स्टेलर के ईगल को अपनी ऊर्जा वापस पानी होगी, इसलिए ये हमला करने का वक्त है। सफेद पूंछ वाले नर ईगल से उसका शिकार छीन लिया गया और अब मादा ईगल किसी भी पलटवार को रोकने के लिए आगे आती है। 2 के मुकाबले 1, ऐसे में कुछ किया नहीं जा सकता। ईगल ज्यादातर पक्षियों की तरह इतनी अक्ल तो रखते हैं कि हमले की रणनीति बना सकें। वो इतने होशियार भी हैं कि इंतजार करना जानते हैं। वक्त के साथ दक्षिण से आने वाली गर्म धाराओं के प्रभाव से समंदर की बर्फ और अधिक पिघलने लगी है। सिर्फ सफेद पूंछ वाले ईगल, स्टेलर ईगल और कौवे ही नहीं, बल्कि सीगल और टर्न जैसे पक्षी भी इस बर्फ पिघलने की बड़ी घटना के लिए यहाँ पहुँचने लगे हैं। और जब कुछ के लिए शिकार बहुत भारी साबित होता है, तब अपने हुनर और ताकत का इस्तेमाल कर रहा सफेद पूंछ वाला नर ईगल अपना बदला लेता है। इस बार उसकी मेहनत कोई नहीं छीन पाएगा, क्योंकि आखिरकार हर जगह खाना उपलब्ध हो गया है।
अब उसे ये लग्जरी भी हासिल है कि वो अपने शिकार को अपने साथी के साथ बांट सके, जो अब तक घोंसले में बैठकर आने वाली संतानों को सेने में व्यस्त थी। खाने की भरपूर मात्रा की वजह से अब खाना बदोश और स्थायी पक्षियों के बीच झगड़े कम हो गए हैं। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि एक दिन स्टेलर ईगल सफेद पूंछ वाले ईगल्स की जगह ले लें, और ऐसा किसी युद्ध से नहीं बल्कि सैनिकों की कमी की वजह से होगा। अपने इलाके को ना छोड़ने की जिद के चलते सफेद पूंछ वाले ईगल की आबादी लगातार घट रही है। इसी तरह के और मामलों में कुछ पक्षियों के रवैयों में बदलाव देखे गए हैं। अक्लमंद और चौकस सफेद पूंछ वाले ईगल के जोड़े एक दिन स्टेलर ईगल का उदाहरण अपना सकते हैं और नए इलाकों की खोज में निकल सकते हैं। इसी बीच युवा लोमड़ अब उत्तर के मुश्किल हालात में जीने का आदी हो गया है। अगर वो जिंदा रह पाया तो उसकी वजह होगी उसके साथी द्वारा पहले ही दफन करके रखा गया खाने का भंडार। लेकिन ये भंडार और कितने दिन तक चलेंगे? गर्म मौसम कब आएगा और उन्हें इस जिंदगी से कब आजाद करेगा जहां दिन और रात एक से हो गए हैं और सूरज कभी दिखाई नहीं देता। इस जापानी द्वीप समूह में जंगली और इंसानी दुनिया के बीच